शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होते जा रहा है उसका दुष्परिणाम हमें संक्रामक रोगों के रूप में दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना की बीमारी हो, चाहे वो निपाह वायरस हो या फिर और भी डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियां हों। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को संक्रामक रोग के साथ में। ठीक है, तो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे यदि हम, तो इस प्रकार की बीमारियों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, इसके लिए हमें जो है हमारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में जो सहयोग है, कोलोब्रेशन है अलग अलग स्टेक होल्डर के बीच में, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में वन हेल्थ वाली जो अवधारणा है उसको साकार करने की ज़रूरत है। यही बेस्ट डिफेंस हो सकता है संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए। हाल फिलहाल में देखा जाए आईपीसीसी रिपोर्ट आई थी 2023 की, जिसको रिलीज किया गया था इसी साल मार्च 2023 के महीने में, और ये जारी किया गया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। डिलीवर्स ए स्टार्क वार्निंग, यहाँ पर हमको जो है काफ़ी वार्निंग दी गई है। क्लाइमेट चेंज हाइटन द ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, क्लाइमेट चेंज ने ग्लोबल रिस्क को बढ़ा दिया है इन्फेक्शियस डिसीज का। इन्फेक्शियस डिसीज के चलते चलते पूरा देश दुनिया रिस्क में चली गई है। किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड डिसीज इज बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड एवरी ईयर। हर साल देख रहे हैं हम, कोई एक नया एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, हम हर साल देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली रिलेट करती है इन्फेक्शियस डिसीज़ के, या फिर किसी भी प्रकार का डिसीज़ डायरेक्टली हम रिलेट करके देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, टाइम टाइम पर आप जो मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ देख रहे हैं, आउटब्रेक नो लॉन्गर फॉलोस एक्सपेक्टेड पैटर्न। बहुत ज़्यादा लंबा अंतराल ने हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आउटब्रेक आपको हर साल ही दिखाई दे रहा है। डेंगू फीवर की यदि हम बात करें, 4 डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड वायरस काज डेंगू। हर साल देखा जाए डेंगू के चलते चलते 50 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। और डेंगू का कौन कौन सा लक्षण है? जैसे कि आपको फीवर आ रहा है, वोमिटिंग हो रही है, मसल पेन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू हैवी ब्लीडिंग। इस बीमारी के चलते चलते क्या है ना, आपका रक्त का जो प्रवाह है रुकता नहीं है, वो और भी ज़्यादा होते ही रहता है। ये जो बीमारी होती है इसका ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू बाइट्स ऑफ फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्क्यूटो। जो फीमेल मच्छर है, एडिस इजिप्टी जिसको बोलते हैं, ये इंसानों को काटता है और इसी के चलते चलते फिर बीमारियां फैलने लग जाती हैं डेंगू की। गुड एविडेंस दैट फर्दर इन्फेक्शन बाय डिफरेंट वायरस स्ट्रेन कैन लीड टू डेंगू हेमोरहेजिक फीवर, ए लीथल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू। एक और यहाँ पर एक नया टाइप का वेरिएंट आप देख रहे हैं, एक नया प्रकार से अपने आप को इसने ढाल लिया जिसको हम DHF बोल रहे हैं। 2.5% ऑफ DHF केसेस आर फैटल। DHF टाइप का जो केस आ रहा है डेंगू का, उसका 2.5% लोग ऐसे रहते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। यदि हम जो है इंटेंसिव सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, रेट कैन बी ड्रॉप 1%, इसको हम 1% में ला सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है अनट्रीटेड, बट अनट्रीटेड इट इज़ एज हाई एज 20%, हम इसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो मृत्यु की दर है वो कितने परसेंट हो जाती है? 20% तक पहुंच जाती है। हर साल हम देखते हैं कि डेंगू का जो पीक है
2 से लेकर के 3 पीक हमको दिखाई देता है कि अभी बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। फिर हम देखेंगे कि साल 6 महीना 3-4 महीने के बाद में फिर से डेंगू की बीमारी पीक पर पहुंच जाती है। ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, ऐसा टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ परसिपिटेशन में चेंजेस हो रहा है, ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ रहा है, जिसके चलते चलते जो ट्रांसमिशन का साइकिल है ना, वो डिसरप्ट होते रहता है। These also alter the distribution of vector and animal reservoirs, the host parasite। इसी के चलते चलते हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर एंड एनिमल्स है, एनिमल रिजर्वायर्स, द होस्ट, द पैरासाइट, जैसे जैसे कभी टेम्परेचर बदल रहा है, कभी मौसम बदल रहा है, इसके चलते चलते ये जो पैरासाइट है या फिर बीमारी फैलाने वाले जो जीव जंतु हैं, उनमें भी हमको बदलाव देखने को मिल जाता है। वहीं यदि हम हीट की बात करें तो हीट जो है कुल मिलाकर के इंटरफेयर करती है जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजेंस का। हीट के चलते चलते सीधे सीधे जो पैथोजन होते हैं, जिसके चलते चलते कोई भी बीमारी फैल रही है, उसके स्ट्रक्चर को हीट चेंज कर देती है। इसके साथ साथ में उनकी जो इफेक्टिविटी है, वायरुलेंस है, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित हो जाती हैं हीट के चलते चलते। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के चलते चलते और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। पहले नंबर की हम बात करते हैं हैबिटाट लॉस की। हैबिटेट लॉस का मतलब ये है, यदि जो जानवर हैं वहाँ पर यदि आप अतिक्रमण करना चालू कर दें, आप जंगलों की सफाई कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रिसोर्ट खड़े कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इसके चलते चलते वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं उनका जो हैबिटाट है उनको लॉस होता है, उनका जो प्राकृतिक आवास है वो कम होने लग जाता है। तो इसके चलते चलते भी ह्यूमन और एनिमल का इंट्रैक्शन होता है और इसी के चलते चलते फिर जो जानवर है, जानवर से पैथोजन ह्यूमन में एंटर करता है और फिर बीमारी फैलना चालू हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जो निपाह वायरस है, बोलते हैं कि चमगादड़ से फैला है, ठीक है। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि सुअर से फैल रही हैं। तो ह्यूमन और एनिमल का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होना चालू हो जाता है, जिसके चलते चलते इस प्रकार के जो रोग हैं इनकी तीव्रता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वायरसेस विच डू नॉट हार्म एनिमल कैन बी फेटल फॉर ह्यूमन। आप देखेंगे ये जो वायरस है एनिमल में है तब तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जैसे ही ये इंसानों में पहुंचता है, इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो जाता है, मौत का भी कारण बन जाता है। निपाह वायरस की बात करें, विच हैज़ बीन काजिंग आउटब्रेक इन केरला फॉर मैनी ईयर्स नाउ, इज़ ए गुड एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, निपाह वायरस जो कि आज के समय में मृत्यु का कारक बन गया है केरला जैसे राज्यों में। 2022 में नेचर क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी जिसमें वार्निंग दिया गया था कि जो आज का इंसान है वो और भी ज़्यादा फेस करेगा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट देन एवर बिफोर। पहले कभी जितना आपने कठिनाइयों को फेस नहीं किया था, इन्फेक्शियस डिजीज़ को फेस नहीं किया था, उतना ज़्यादा आज के समय में आपको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओवर हाफ ऑफ ऑल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेटनिंग ह्यूमन वर्सन विथ चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, आधे से भी ज़्यादा ऐसे हैं थ्रेटनिंग ह्यूमन वर्सन विथ चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न। क्लाइमेट चेंज बदलते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, पैटर्न में बदलाव आते जा रहा है, इसके चलते चलते आधे से ज़्यादा जो डिसीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, वो इंसान के हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो अपना एक नया ट्रांसमिशन का रास्ता तैयार कर लेते हैं। इसमें इन्वायरमेंटल का सोर्सेस भी हो सकता है, कोई लोग मेडिकल टूरिज्म के रूप में आ रहे हैं, वहाँ से भी बीमारियाँ फैल सकती हैं। एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर वंस रिलायबल सोर्सेस। यदि आप दूषित जल ले रहे हैं, दूषित खाना ले रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये बीमारी और भी ज़्यादा फैलते जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो पहले नंबर की बात है लोकल क्लाइमेट। हमारी जो लोकल क्लाइमेट है वो लोकल इकोसिस्टम से प्रभावित होती है।
आसपास कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, आसपास कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, उस हिसाब से आपके यहाँ पर बारिश होगी। जाहिर सी बात है, यदि जहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं तो वहाँ पर बारिश कम होती है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो लोकल इकोसिस्टम होता है ना, वो लोकल क्लाइमेट चेंज को शेप देता है। और क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होते जा रहा है, इकोसिस्टम भी हमारा चेंज होते जा रहा है। यही जो डायनामिक हम देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, इसी ने इंट्रोड्यूस किया है इनवेसिव स्पीसीज को, ठीक है। और जब क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है, वातावरण में चेंजेस आ रहा है, तो जो प्रजातियां जहाँ पर पाई जाती थी, अब वो प्रजातियां वहाँ पर नहीं पाई जा रही हैं, दूसरी कहीं की आ करके यहाँ पर सरवाइव कर जा रही हैं। इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एंड हमारे यहाँ के जो इकोलॉजिस्ट हैं, एपिडोमोलॉजिस्ट हैं, वो इससे कौन सी बीमारी पैदा हो जाएगी उसका ये पता लगाने में सक्षम नहीं है। इंसान के चलते चलते जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके चलते चलते अनप्रेसिडेंट हेल्थ वल्नरेबिलिटी क्राइसिस आ रहा है। इंडिया की बात करें, पार्टिकुलरली समर्स एंड इराटिक मानसून, चाहे वो गर्मी के दिन हो, चाहे वो मानसून का सीजन हो, ठीक है, गंगेटिक प्लांट्स एंड केरला में वाटर स्कैर्टीज हमको देखने को मिल रहा है। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा पानी गिर जा रहा है, या तो फिर गंगा के मैदान जैसे एरिया में पानी ही नहीं गिर पा रहा है। तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। क्लाइमेट शिफ्ट्स के चलते चलते सीवियर हेल्थ क्राइसिस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर डेंगू की बीमारी एपिडेमिक हो गई है ढाका बांग्लादेश में एंड कलकत्ता में, और वहीं हमको केरला जैसी जगह में निपाह वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है। सर्विलांस एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको बीमारी का पता लगाना है, फिर उसकी रिपोर्टिंग करना है। तो सर्विलांस और रिपोर्टिंग चेंज्ड डिजीज सिनेरियो रिक्वायर ए रिवीजन ऑफ स्ट्रेटजी। इसके लिए हमें जो हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें रोगों को डिटेक्ट करना है और इसके बाद उनको डील करना है। हाल फिलहाल में देखा जाए, पिछले 20 साल में इंडिया ने अपनी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है बीमारियों का, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार लेकर के आया है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है, IDSP स्कीम चालू करी गई हमारे यहाँ पर। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम चलाया गया था कुछ स्टेट में सन 2007 में। तो जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट होती है, इसको आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सबसे ऊपर रहता है, उसके नीचे हमने डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर बनाए हैं, और इसकी हेल्प के लिए एक रिस्पांस टीम बनाई गई है। इसमें एपिडोमोलॉजिस्ट बिठाए हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिछाए हैं, और क्लिनिशियन यहाँ पर बिछाए गए हैं। अगला जो स्टेप है, उसके नीचे में अकाउंटेंट है, इसके साथ साथ में इससे एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट मिलेगा, और सबसे नीचे रहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुल मिलाकर के बीमारी की जानकारी लोगों तक कैसे करके पहुंचाया जाए, इसका रिकॉर्ड कैसे करके मेंटेन किया जाए जिला लेवल पर, इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था IDSP प्रोग्राम 2007 में। 2008 से ही आप देखेंगे 553 आउटब्रेक अब तक हो चुके हैं। इट लास्ट रिपोर्टेड 1714 इन 2017 में 1714 रिपोर्टिंग हमको देखने को मिली थी। It was phased out in favor of a new web-enabled near real-time electronic information system called Integrated Health Information Platform। दूसरा जो प्रयास किया गया सरकार की तरफ से वो है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिसमें वेब इनेबल्ड है, ठीक है, इंटरनेट का इसमें यूज़ किया गया है, और रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर। और ये जो IHP स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था सन 2018 में, और इसमें 20 एडिशनल डिजीज़, जब से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है सन 2018 से अभी तक देखा जाए, इसमें 20 एडिशनल डिजीज़ कंडीशन ऐड करे गए हैं ओवर IDSP's 30 एंड could present disaggregated data to its users।
बहुत सारे डिजीज़ का फैलाव कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पर फैलाव हुआ है, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर इसके पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। इस संस्थागत जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं करंट में जो हमारे यहाँ पर सर्विलांस सिस्टम चल रहा है वो उतना ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है जिस प्रकार से डिसीज़ सिनेरियो इमर्ज होके आ रहा है। मिटिगेटिंग द स्प्रीड ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिसीज़ रिक्वायर, यदि हम ये सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले डिसीज़ को मिटिगेट करें, कम करें, तो इसके लिए हमें हमारे इकोसिस्टम को सेफगार्ड करना है। दूसरे नंबर की बात यह है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है एक्टिव पैथोजन सर्विलांस को। किसी पैथोजन के चलते चलते यदि कोई बीमारी फैल रही है तो इसका पता हमें लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें जो है वन हेल्थ वाली जो टर्म है, वन हेल्थ वाली जो सोच है, उसको साकार करने की ज़रूरत है। इसके अंतर्गत इंटीग्रेशन किया जा रहा है मॉनिटरिंग ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इनको एकीकृत करने की ज़रूरत है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेडनेस मौजूदगी दिखाते हैं। दिस अप्रोच इज़ पिविटल इन द प्रिवेंटिंग आउटब्रेक स्पेशली दोज ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल। ये अप्रोच यदि हम अपनाते हैं तो इसके माध्यम से एनिमल से जो डिसीज़ पैदा हो रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में इंडिया को वन हेल्थ अप्रोच लाने की ज़रूरत है, इस स्कीम को लॉन्च करने की ज़रूरत है एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है बाय बिल्डिंग ग्रेटर सिनर्जीज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर के काम करेंगी। इसके माध्यम से जो इन्फेक्शियस डिसीज़ कंट्रोल के प्रोग्राम हैं उनको हम अच्छी तरीके से चला पाएंगे। इसके बाद हमारा जो सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है। आपस में इनको हम कन्वर्ज करेंगे एंड सेटअप करेंगे एक रोबस्ट सर्विलांस सिस्टम, एक बहुत ही मजबूत सर्विलांस सिस्टम। इसके लिए सारे डिपार्टमेंट को हम एक करेंगे। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात यह है दे विल नीड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इससे हमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है। डाटा का शेयरिंग करना है एंड डिवाइस लॉजिकल लेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की ज़रूरत है एंड जितनी भी एजेंसी बनाई गई हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो मूडी की तरफ से, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि आधार सिस्टम जो भारत सरकार की तरफ से लाया गया है ना, इससे काफ़ी कुछ नुकसान पहुँच रहा है और ये भारत के लिए उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है जितने अच्छे तरीके से काम इसमें होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें भारत की जो क्लाइमेट है और उस क्लाइमेट के हिसाब से हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनका जो फिंगरप्रिंट है, एक तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, दूसरा आंखों का जो रेटिना है वो मैच नहीं करता है। तो दो चीज़ यहाँ पर समस्याएं ये पैदा हो गई हैं और इससे जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं वो आम नागरिकों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। पहला रीज़न यहाँ पर ये बताया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर का जो रीज़न इसमें ये बताया जाता है कि आप चाहे बैंक का अकाउंट खुलवाना है या फिर अदर जितने भी कामकाज आपको करना है, सरकारी स्कीम का कोई भी फ़ायदा आपको चाहिए तो उसके लिए आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट रहेगा। आपको पैन कार्ड बनाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो सब चीज़ में आपने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इससे क्या होता है ना कि एक ही चीज़ को आपने हर जगह यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आपने सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पर लागू कर दिया है। सेंट्रलाइज सिस्टम यदि नहीं होता तो यहाँ पर अलग अलग जो आईडीज़ है सरकार उनको भी मान्यता दे सकती थी। जैसे कि यदि मेरे पास वोटर आईडी है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आधार कार्ड हो ही। इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तीसरे नंबर की बात इसमें यह हो जाती है कि सरकार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखेगी इस संस्था के माध्यम से।
आधार कार्ड जो बनाया गया है, आधार कार्ड आधार सिस्टम जो हमारे देश में चल रहा है, उसको एक संस्थागत किया गया है, एक संस्था बनाई गई है। वो संस्था हमारे डाटा को कलेक्ट करके रखती है, हमारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है। कभी कभी क्या है, थर्ड पार्टी को भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है इस संस्था के द्वारा। इससे हमारे डेटा का मिसयूज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार आप देखे होंगे कि किसी किसी व्यक्ति के अकाउंट से पैसे कैसे करके उड़ा दिए जाते हैं। तो हमारी ये जो प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी है, वो नहीं हो पा रही है इस सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से, मूडीज सिस्टम का ये कहना है। अगली समस्या यहाँ पर जो पैदा हो रही है वो मनरेगा स्कीम में काम करने वाले जो वर्कर लोग हैं, वो इस स्कीम के अंतर्गत, मतलब आधार कार्ड की अनिवार्यता के चलते चलते बहुत सारे जो मजदूर हैं उनको पेमेंट के लेन देन में दिक्कत जाती है, या फिर उनको इनरोलमेंट होने में दिक्कत जाती है। आधार कार्ड के माध्यम से आज के समय में ऑल जो पेमेंट सिस्टम है अंडर मनरेगा, वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ऐड कर दी गई है। अब कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके मोबाइल में OTP आना चाहिए, तब जाकर के उनकी पेमेंट पूरी हो पाएगी। पता चला कि उनका मोबाइल आधार कार्ड से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो अब वो चक्कर काट ही रहे हैं, बड़े मुश्किल से उनका आधार और मोबाइल लिंक हो पा रहा है। इस प्रकार की समस्याएं भी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। तो सरकार ने आधार कार्ड जब सिस्टम लेकर के आई थी, तो उसने सोची थी कि हम हर व्यक्ति को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करेंगे, और जो कि व्यक्ति की पहचान संख्या होगी। आज के समय में आप अपना आधार कार्ड नंबर याद रखते हैं कि कहीं लगे ना, तो सरकार की तरफ से 12 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया गया था। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट सेव है, यहाँ पर आपका आँखों का रेटिना सेव करके रखा गया है। आज के समय में आपको बैंक अकाउंट खोलना है, PF अकाउंट खोलना है, टेलीफोन का कनेक्शन चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, या फिर टैक्सेस को पेड करना है, हर जगह पर जो है आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी जाएगी। यहाँ पर एक फ्रिल अकाउंट की बात करी जाती है। तो फ्रिल अकाउंट एक प्रकार से होते हैं फ्री अकाउंट, आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आजकल का जो सिस्टम चल रहा है उसमें बैंकों ने ऐसा कर दिया है कि मिनिमम 1000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, नहीं होगा तो हम आपको इतना इतना चार्ज काटेंगे। तो बैंक हमारे से कुल मिलाकर के कमाई कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या काम करी थी, फ्री अकाउंट खुलवा के दी थी, जिसको हम फ्रिल अकाउंट बोलते हैं। 1000 रुपया मिनिमम रखने की किसी भी प्रकार की इसमें शर्त नहीं रहेगी, ऐसा अकाउंट खोल करके दिया गया था सरकार के द्वारा। बट देयर हैव आल्सो बीन इंस्टांसेस ऑफ पीपुल बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेसिक सर्विस। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ पर बेसिक सर्विस प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, और लेबरर एंड सीनियर सिटीजन स्ट्रगलिंग टू कन्फर्म देयर फिंगरप्रिंट। लेबर लोग, सीनियर सिटीजन लोग, वृद्ध लोग अपने फिंगरप्रिंट को मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ह्यूमड और क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट है भारत की, उसके चलते चलते भी ऐसा होता है, यहाँ पर बताया जाता है। कैग की एक रिपोर्ट आई थी हाल फिलहाल में, जिसने कुछ कुछ इशू उठाए थे, जैसे कि प्राइवेसी को लेकर के, डाटा सिक्योरिटी को लेकर के, अलोंग विथ फ्लॉस इन इनरोलमेंट प्रोसेस लीडिंग टू डुप्लीकेशन एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक। एक चीज़ और इसमें कही गई थी कि इससे जो है डुप्लीकेशन बढ़ेगा और जो फॉल्टी बायोमेट्रिक भी हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कावेरी नदी के जल विवाद से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हमारे जो मेन फोकस रहेगा, आज कावेरी वाटर से रिलेटेड एक संस्था बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, जो कि ये डिसीजन देगी कि भाई कितना पानी किसके हिस्से में आएगा, कर्नाटक को कितना पानी कौन से महीने में छोड़ना चाहिए तमिलनाडु के लिए। तो जो कावेरी रिवर है, इसका जो रिवर बेसिन है कर्नाटक तमिलनाडु में मेन रूप से फैला हुआ है, और इनका जो विवाद है मेनली दो स्टेट में ही रहता है, एक कर्नाटक और तमिलनाडु में। होता क्या है कि तमिलनाडु का जो एरिया है वो नीचे वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया है कर्नाटक का। नदी कर्नाटक से निकली है, तो कर्नाटक क्या काम करता है, इसके पानी को फ्लो को बांध बना करके ये रोक देता है। अब यहाँ पर तमिलनाडु कहता है कि हम हमारे किसानों को
सिंचाई की व्यवस्था कैसे करके करेंगे, लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था कैसे करके करेंगे, हम हमारे राज्य में बिजली कैसे करके बनाएंगे यदि आप इस प्रकार से हमें सही सही मात्रा में पानी को रिलीज़ नहीं करेंगे तो। लेकिन 2 स्टेट में ही ये विवाद सीमित नहीं है, ये विवाद केरल और पुदुचेरी तक फैल गया है, क्योंकि इसका जो अपवाह क्षेत्र है ना, कुछ कुछ आप देखेंगे केरला में भी है, क्योंकि कई सारी सहायक नदियाँ ऐसी हैं जो कि अपने पानी को कावेरी नदी तक पहुंचा रही हैं। वहीं कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है इन द स्टेट एंड ओरिजिनेट एट ताला कावेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका। कर्नाटका की सबसे लंबी नदी, सबसे लार्जेस्ट रिवर है कावेरी, और ये निकली है ताला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स पड़ती हैं वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में। नॉर्मली ज़्यादातर हम इसको जो है दक्षिण गंगा के रूप में भी जानते हैं, द गंगास ऑफ साउथ, एंड इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द सैक्रेड रिवर्स इन इंडिया, और इसको भी पवित्र माना जाता है, गंगा की तरह है। वहीं यदि हम रिवर कावेरी के ओरिजिन की बात करें, ये जगह फेमस पिलग्रिमेज के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता। बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स में, और यहाँ पर मेडिकेरी कुर्ग में मेडिकेरी जगह है, ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ पर पड़ती है। इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं, जैसे कि हरांगी, हेमावती, ये भी ओरिजिन हुई हैं वेस्टर्न घाट से और ज्वाइन कर लेती हैं कावेरी रिवर को कृष्ण राजा सागर लक्ष्मण तीर्था नामक जगह में। काबिनी रिवर है जो कि ओरिजिनेट हुई है केरला से, एंड पूरब की तरफ ये बहती हुई जाती है और कावेरी को तिरुमाकुडल नारासीपुर जगह में ज्वाइन करती है। शिमसा, अर्कावती, स्वर्णवती, ठीक है, भवानी, लोकपावनी, नोयल, अमरावती और भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब इसका जो विवाद है काफ़ी पुराना है, मतलब ये जो डिस्प्यूट है ओरिजिनेट हुआ है फर्स्ट एवर टाइम 1892 के समय में। उस समय में हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और मद्रास प्रेसिडेंसी एंड प्रिंसियली स्टेट ऑफ मैसूर दोनों के बीच में ये विवाद हुआ करता था। 1924 में मैसूर और मद्रास ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, कहा था कि हम 50 साल के लिए इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, एंड इट सीज टू बी इन्फोर्स्ड इन 1974। ये कब तक काम करता? 1974 तक काम करता। अब 1974 तक देखा जाए, कर्नाटका ने फिर क्या काम कर दिया, अपने यहाँ के जो पानी है इसको डाइवर्ट करना चालू कर दिया था 4 न्यूली मेड रिजर्वायर में, बांधों में, विथआउट कंसेंट ऑफ तमिलनाडु, और इसमें तमिलनाडु से पूछा नहीं गया था। तो दिक्कत यहाँ पर ये खड़ी हो जाती है और यहीं से फिर आज़ादी के बाद से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। अब आता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और इसी की हम बात करने वाले थे। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, 2 स्टेटों के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट चलता उसके लिए कानून बना था 1956 का। तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना करी गई थी जून 1990 में। 17 साल के बाद में CWDT ने इशू किया था अपनी फाइनल रिपोर्ट फरवरी 2007 में, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ वाटर दैट ईच स्टेट शुड बी रिसीव ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ ईयर। अलग अलग टाइम पीरियड में कितना कितना पानी की ज़रूरत है, जैसे सिंचाई वाले समय में ज़्यादा पानी देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर बताया जाता है। तो 4 स्टेट में पानी का डिवाइडेशन किया जा रहा है। द कावेरी बेसिन स्प्रेड अक्रॉस 4 स्टेट इज 740 TMC ए नॉर्मल ईयर। नॉर्मली कितना पानी है? 740 TMC रहेगा नॉर्मल ईयर में। इसमें से 419 TMC तमिलनाडु को मिलेगा, कर्नाटका को मिलेगा 270, और केरला को मिलेगा 30 TMC, और पुदुचेरी को मिलेगा 7 TMC। इसके अलावा यहाँ पर 10 TMC पानी जो है एनवायरमेंटल पर्पस के लिए रिजर्व कर लिया गया था। 4 TMC जो है समुद्र में जाने के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। पार्टिकुलरली यहाँ पर बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो केसेस हैं वो पेंडिंग क्यों चल रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ हाई कोर्ट के जज ऐसे भी हैं जो कि
सरकार के खिलाफ में यदि कोई जजमेंट आएगा तो उस जजमेंट को वो रिजर्व करके रख ले रहे हैं, या फिर इतना टाइम लगा दे रहे हैं कि इससे पहले ही वो रिटायरमेंट ले ले रहे हैं। उनका रिटायरमेंट हो गया लेकिन वो जजमेंट नहीं दे पाए, या फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके चलते चलते भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो है टैलेंट किस प्रकार से ख़त्म होते जा रहा है, टैलेंट का सही यूज़ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप जो है वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। हाई कोर्ट 25, सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इज़ 1114। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है 34, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है 32, और वैकेंसीज है कितनी 2। टोटल जो है 34 होना चाहिए, लेकिन अभी 32 ही काम कर रहे हैं और 2 वैकेंसी खाली है सुप्रीम कोर्ट में जजों की। हाई कोर्ट में कहना चाहिए 1114 को ज़रूरत है, 774 काम कर रहे हैं और 340 वैकेंसी अभी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केसेस जो है पेंडिंग है। वहीं पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करें तो हाई कोर्ट में 60,72,729 केसेस पेंडिंग हैं। वहीं केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट फॉर मोर देन 1 साल से ज़्यादा जो केसेस पेंडिंग है वो देख सकते हैं 45,22,626 केसेस ऐसे हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है इनको पेंडिंग के। सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं तो 80,591 केसेस सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से रिलेटेड है। तो पार्टिकुलरली ये जो पुरस्कार दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने साल 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ये भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी स्थापना सरकार के द्वारा 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत आपको एक स्वर्ण कमल मिलेगा, 10 लाख रुपए कैश मिलेगा, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और आपको शाल दिया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, जूरी के अध्यक्षों, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ प्रतिनिधि होते हैं, अखिल भारतीय सिने कर्मचारियों का परिसंघ होता है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया सिने एम्प्लॉइज़। तो ये सारे लोग उपस्थित रहते हैं। इनकी उपस्थिति में राष्ट्रपति ये अवार्ड प्रोवाइड करता है। 1969 में जब हम इसको चालू किए थे तो उस समय में देविका रानी रोरी को ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं धुंडीराज गोविंद दादा साहब फाल्के की बात करें तो इनका जन्म 1870 में महाराष्ट्र के त्रयंबक में हुआ था। इन्होंने इंजीनियरिंग और मूर्तिकला का अध्ययन किया। फिर 1906 में एक मूक फिल्म आई थी जो कि बोलती नहीं थी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इसको इन्होंने देखा। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में इनकी रुचि बढ़ी थी। फिल्मों में आने से पहले फाल्के ने एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में काम किया था, एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बने बाद में, यहाँ तक कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के साथ भी उन्होंने काम किया था। फिर 1913 में फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म, ये भी बोलती नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र की पटकथा लिखी थी। इसको निर्मित किया, इसको निर्देशित किया और ये सफल भी रहे। फाल्के ने अगले 19 सालों में 95 फीचर फिल्मों का निर्माण किया था और 26 छोटी मोटी फिल्में भी बनाई थी। इनको भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो पिक्चर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहीदा रहमान को इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ट्यूसडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कि जो वेटरन बॉलीवुड एक्टर हैं, भूतपूर्व बॉलीवुड की एक्टर हैं वाहिदा रहमान, इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा 2021 के साल के लिए, ऑनरिंग हर स्टीलर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, क्योंकि इंडियन सिनेमा में इनका काफ़ी कुछ योगदान रहा है।